तो बजट में ऐलान किया गया है कि अगले साल से देश में 5G सेवा शुरू हो जाएंगी। 5G मोबाइल सेवा से कैसे बदल जाएगी जिंदगी, कैसे ये फैसला आम लोगों के लिए जीवन पर असर डालेगा, देखिए रिपोर्ट। जी मैम, 5G का मेरे को बेसब्री से इंतजार है। 5G आएगा तो शायद नेटवर्क अच्छा होगा। 5G का तो इंतजार सभी को, 5G आने वाला है पर 4G सही ढंग से स्पीड नहीं दे रहा है। 5G का इंतजार तो है, आज के आधुनिक समय में 5G का होना भी जरूरी है। तो आने वाले समय में अच्छा काम करने के लिए 5G की जरूरत है। 4G के नेटवर्क थोड़े से डाउन हो चुके हैं, तो क्या पता 5G आए तो और एक्स्ट्रा चल जाए। ये इंतजार अब खत्म होगा। वैसे तो 5G का ट्रायल देश में पिछले 2 साल से जारी है, नतीजे भी अच्छे हैं, लेकिन इंतजार था तो सरकार की हरी झंडी का, वो भी वित्त मंत्री के बजट भाषण के इस ऐलान से खत्म हो गया। 5G technology in particular can enable growth and offer job opportunities. Required spectrum auctions will be conducted in 2022 to facilitate rollout of 5G's mobile services within 2022-23 by private telecom providers. 5G की शुरुआत का मतलब है भारत में एक नई डिजिटल क्रांति। इसकी मांग टेलीकॉम कंपनियां तो कर ही रही थी। अब वित्त मंत्री के ऐलान से यह तय हो गया कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 2022 में होगी और वित्त वर्ष 2022-23 में ही 5G सेवा शुरू भी हो जाएगी। 5G की जरूरत क्यों है, क्यों देश इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है और इसके आने से क्या फायदे होंगे, ये हमने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की। जो काम पूरे दिन में होता था अब वो शायद 1 घंटे में हो जाए। कुल मिला के हम देखें, क्योंकि पूरी भारत की अर्थव्यवस्था, क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था इंटरनेट पे पूरी तरह से निर्भर हो चुकी है। ओवरऑल मैं कहूं तो जीडीपी में भी कहीं जाके इसका असर होगा। इंटरनेट की रफ्तार को फुल स्पीड करने के साथ ही इस बात की भी तैयारी की जा रही है कि गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाया जाए। इस ब्लूप्रिंट के मुताबिक अगले 3 साल में देश का ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां इंटरनेट की पहुंच न हो। सरकार के मुताबिक 2025 तक देश के हर गांव को इंटरनेट से जोड़ दिया जाएगा और इसके लिए पीपीपी मॉडल के तहत ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाई जाएगी। इसका असर यह होगा कि इंटरनेट से जुड़े रोजगार के जो अवसर अभी सिर्फ बड़े शहरों में ही मौजूद हैं, वो छोटे शहरों तक भी पहुंचेंगे और 5G तकनीक इसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। हम देखें कि जब हम टीयर 1 सिटीज से बाहर जाते हैं, टीयर 2, टीयर 3 या गांव के इलाके में जाते हैं, तो वो स्पीड इंटरनेट की नहीं मिल पाती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि इंटरनेट से संबंधित बिजनेसेस खाली टीयर 1 सिटीज या उनके आसपास जम के रह जाते हैं। जैसे ही 5G आएगा और देश में इसका विस्तार होगा, आप देखेंगे कि ये बिजनेसेस दूर दराज के इलाकों में भी सेटअप होने शुरू हो गए। 5G को शुरू करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसे पिछले साल शुरू किया जाना था, लेकिन कोविड महामारी की वजह से ऐसा नहीं हो सका था। इस बीच दुनिया के 61 देशों में 5G सर्विसेज शुरू हो चुकी हैं। 2G, 3G और 4G की सर्विसेज भी भारत में देरी से शुरू हुई थी। 2G सर्विस की शुरुआत 1991 में फिनलैंड में हुई थी, लेकिन भारत में ये 1995 में शुरू हो पाई। इसके बाद 2001 में फिनलैंड ने 3G सेवा की शुरुआत की, लेकिन भारत में इसे पहुंचने में 7 साल लग गए और 2008 में भारत में इसकी शुरुआत हो पाई। 2009 में स्वीडन ने 4G शुरू कर दिया था। भारत में ये सेवा 2015 में आई, जबकि 5G को शुरू करने वाला पहला देश दक्षिण कोरिया है, जहां 2018 से 5G शुरू हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में 5G को हरी झंडी के साथ ही डिजिटल इंडिया का भी रोडमैप देखने को मिला और इस रोडमैप की सफलता पूरी तरह से 5G तकनीक पर ही टिकी है। और साथ ही एक बार फिर आपको याद दिलाते, बजट पर सबसे बड़ी चर्चा जनमन धन कॉन्क्लेव सुबह 9 बजे से लगातार सिर्फ एबीपी न्यूज पर। जनमन धन 2022 बजट कॉन्क्लेव सुबह 9 बजे डॉक्टर भगवत कराड़, सुबह 9:30 बजे अनुराग ठाकुर, सुबह 10 बजे नरेंद्र तोमर, सुबह 10:30 बजे सचिन पायलट, सुबह 11:30 बजे मनीष तिवारी, दोपहर 12 बजे राजीव प्रताप रूडी वर्सेस राशिद अलवी, 12:30 बजे निशिकांत दुबे, दोपहर 1 बजे प्रियंका चतुर्वेदी, सुप्रिया श्रीनेत, सुनीता दुग्गल, नवनीत राणा, दोपहर 2 बजे राकेश टिकैत, दोपहर 2:30 बजे सीताराम येचुरी। बजट कॉन्क्लेव सुबह 9 बजे से एबीपी न्यूज पर लगातार।
और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने पहले बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ने का मन बनाया था। लगता है अब कांग्रेस ने आप की देखा देखी अपना मन बदल लिया है। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होना है। सवाल है कि क्या कांग्रेस ने आते आते बहुत देर कर दी। पंजाब में कांग्रेस चली आपकी राह। सीएम चेहरे के लिए जनता से मांगा सुझाव। आम आदमी पार्टी की तर्ज पर कांग्रेस को ये रायशुमारी इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि सिद्धू ने जालंधर की रैली में राहुल गांधी के सामने सीएम चेहरे के ऐलान करने की मांग कर दी थी और अपना दावा भी ठोक दिया है। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੂ, ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਓਗੇ, ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਓਗੇ, ਬੋਲੋ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਊ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 सीटां ਦੇ ਨਾਲ कांग्रेस की सरकार बनेगी साहब। चीफ मिनिस्टर का निर्णय आपके लिए ले लेंगे। कैसे लेंगे? अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर। अब चूंकि कैप्टन की जगह चन्नी को सीएम बनाकर कांग्रेस ने पंजाब में दलित कार्ड खेला है और पार्टी सिद्धू की नाराजगी भी मोल नहीं लेना चाहती, इसलिए बीच का रास्ता निकालते हुए फोन कॉल अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत पार्टी पंजाब के लोगों को फोन कर सीएम चेहरे के लिए उनके मनपसंद उम्मीदवार के बारे में पूछेगी। इसके लिए पार्टी ने 3 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, दूसरा नवजोत सिंह सिद्धू और तीसरा बिना चेहरे के चुनाव लड़ना। कांग्रेस पार्टी को पंजाब में कौन लीड करेगा? और दोनों ने मुझे आश्वासन दिया 2 लोग तो लीड नहीं कर सकते, एक ही व्यक्ति लीड करेगा। और दोनों ने मुझे कहा जो भी लीड करेगा कसम खा के दूसरा व्यक्ति अपना पूरा दम, अपनी पूरी शक्ति उसकी मदद करने में लगा देगा। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने जनता से सीएम चेहरे के लिए सुझाव मांगा था और फिर 21 लाख वोटरों की राय को मानते हुए भगवंत मान को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। पंजाब में 20 फरवरी को वोटिंग है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 2017 की तरह ही वोटिंग से सिर्फ 10 दिन पहले यानी 10 मार्च को मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। ये फैसला कांग्रेस के लिए कितना सही साबित होगा, इसका पता तो 10 मार्च को ही चल जाएगा। अभी तो यही कहा जा सकता है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी पुरानी सीट यानी कि चमकौर साहिब के साथ एक सीट भदौर से भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस ने चन्नी को एक खास मिशन के साथ भेजा है। क्या है कांग्रेस का यह मिशन और भदौर सीट पर चन्नी के सामने कैसी चुनौती है, जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता जैनेंद्र की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बरनाला जिले की भदौड़ विधानसभा एक आरक्षित सीट है जहां से कांग्रेस ने मुख्यमंत्री चन्नी को उतारा है। पिछले चुनाव में कांग्रेस यहां तीसरे नंबर पर रही थी। अब तक कांग्रेस ये सीट केवल 2 बार जीत पाई है, लेकिन अपने नामांकन के दिन उमड़ी भीड़ से चन्नी इतने खुश नजर आए कि यहां तक कह डाला कि चमकौर साहिब के साथ भदौड़ सीट भी जीते तो भदौड़ को रखेंगे। आप देख रहे हो कितना रिस्पांस है, चारों तरफ से फूल बरस रहे। अगर दोनों सीटों से जीते तो क्या आप इसी को रखेंगे? चमकौर साहिब के साथ साथ मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी जिस भदौर सीट से लड़ रहे हैं वह पंजाब के उस इलाके में आता है जहां आम आदमी पार्टी बेहद मजबूत मानी जाती है। आम आदमी पार्टी के इस किले में सेंध लगाने के लिए और खास तौर पर मालवा इलाके के दलित वोटरों को गोलबंद करने के लिए कांग्रेस ने चन्नी को भदौर सीट से उतारा है। लेकिन यहां चन्नी के लिए मुकाबला आसान नहीं रहने वाला। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस सीट पर तीसरे नंबर पर रही थी। हालांकि पिछले साल यहां से आम आदमी पार्टी के विधायक ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था और अब वह भी चन्नी के साथ नजर आ रहे हैं। चन्नी के मुताबिक वो मालवा इलाके का विकास करने आए हैं। खुद को सुदामा बता इलाके के लोगों से कह रहे हैं कि कृष्ण की तरह अपना लो। मेरी बेनती ये है कि मैं एक मिशन लेके मालवे दे विच आया, भावें कैप्टन साहब भी रहे, बादल साहब भी रहे, लेकिन इत्थे डेवलपमेंट नहीं हुई, एरिया पिछड़िया होया। मैं इस एरिए नूं पूरे नूं ऊपर चुकना है। मैं सदामा बन के आया, मालवे वाले कृष्ण बन के सामण गए ते असीं बड़ी भारी जित पूरे मालवे चों लवांगे।
भदौर सीट पर चन्नी का मुकाबला आम आदमी पार्टी और अकाली दल से है। दोनों ही पार्टियां भदौर में चन्नी को अपने लिए चुनौती नहीं मानती। इसकी वजह भी है, ये सीट 2012 तक अकाली दल का गढ़ थी। 2012 में कांग्रेस तो 2017 में आम आदमी पार्टी ने यहाँ जीत दर्ज की थी। गरीब परिवार में जन्मे और कभी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर काम करने वाले आम आदमी पार्टी के युवा उम्मीदवार भाग सिंह कहते हैं कि मुख्यमंत्री के आने से चर्चा बढ़ गई है, मुकाबला नहीं बढ़ा। अकाली दल के उम्मीदवार चन्नी को बाहरी बता रहे हैं। 18 दिन पहले जो बंदा आया उसे क्या पता कि हल्का भदौड़ में क्या दिक्कत है। चरणजीत सिंह चन्नी के आने की वजह से सिर्फ मीडिया की अट्रैक्शन बढ़ी है और कुछ नहीं, कि मुख्यमंत्री को राह नहीं मिलेगा यहाँ से भागने के लिए। जो मुख्यमंत्री पंजाब है उसको हल्के भदौड़ की ज्योग्राफिकली सिस्टम ही नहीं पता क्या है। आप उससे एक गांव का नाम पूछ लो, उसको एक गांव का नाम नहीं पता, क्योंकि ये हल्के के लोग हैं। जो इनसे प्यार करता है ये उनसे प्यार करते हैं, ये इस बात को पसंद नहीं करते चन्नी आ गया कौन आ गया। कम से कम 15,000 से ज्यादा वोटों से हम सीएम पंजाब को हराएंगे। इलाके में पलड़ा आम आदमी पार्टी का भारी नजर आता है, लेकिन मुख्यमंत्री के उतरने के बाद नए सिरे से समीकरण बनना तय है। चन्नी नाल की बनता वैसे वो आम आदमी दे जाते हैं। आम आदमी पार्टी से मुकाबला चल रहा है। माहौल अच्छा है सभी का, लेकिन 50-50 मतलब सभी कैंडिडेट को वोट्स है, लेकिन जो ये बीसी चयन का ना मतलब चन्नी साहब का, इनसे मतलब फर्क पड़ेगा 10% वोटिंग को। कांग्रेस आएगी। हम तो अकाली दल को वोट कर रहे हैं जी। दलित बहुल भदौर सीट पर एक तरफ मुकाबले में पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री चन्नी हैं, तो दूसरी तरफ बदलाव के लिए एक मौका मांग रही आम आदमी पार्टी। बरनाला जिले में आने वाली भदौर सीट संगरूर लोकसभा क्षेत्र में आती है, जहां से सांसद भगवंत मान हैं, जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी हैं। जाहिर है यहां परीक्षा चन्नी की होनी है, क्योंकि कांग्रेस का लक्ष्य केवल भदौर नहीं बल्कि पूरा मालवा इलाका है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, बरनाला। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान संगरूर जिले की धुरी से चुनाव लड़ रहे हैं और ये सीट मान के लोकसभा क्षेत्र संगरूर में ही आती है। माना जाता है कि मान का मुकाबला कांग्रेस के मौजूदा विधायक से कड़ा होने वाला है और इस सीट पर मान के नाम और कांग्रेस विधायक के काम के बीच एक दिलचस्प टक्कर भी है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। चुनाव में बस वोट भगवंत मान नूं पावांगे जी। अच्छा, सोच लिया है? हाँ जी। क्यों? भी बस वधिया, बाकी सीएम का चेहरा देता ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। अच्छा, और उनका मुकाबला है कोई या मुकाबला नहीं है? ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ नहीं ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। संगरूर की धुरी सीट से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान और कांग्रेस विधायक दलबीर गोल्डी के बीच सीधा मुकाबला है। संगरूर लोकसभा सीट से लगातार 2 चुनाव जीत चुके भगवंत मान विधानसभा चुनाव में अपने सामने कोई चुनौती नहीं मानते। अपनापन महसूस हो रहा है लोगों को लग रहा है कि सीएम की जो कुर्सी है वो हमारे घर पे आ रही है। 2/3 से ज्यादा बहुमत है। झाड़ू चल जाए तो फिर कोई कॉर्नर, कोई खूंजा भी नहीं बचता, फिर तो निकलता है गंदा। मान के सामने है कांग्रेस उम्मीदवार दलबीर गोल्डी, जिन्हें अपने काम की बदौलत दोबारा जीत का भरोसा है। सीएम तो देखो कांग्रेस का बनना है, ठीक है ना। सीटें भी कांग्रेस ने जीतनी है, तो वो सिर्फ फेस है। जैसे बाकी लीडर्स हैं वैसे ही वो हैं। चुनौती तो तब होगी ना जब मैं अपने लोगों से मिला नहीं होऊंगा, मैंने काम नहीं किया होगा। जो मेरी पार्टी मैनिफेस्टो बनाएगी पूरे पंजाब के लिए वो अलग होगा। मैं दूरी के लिए अपना मैनिफेस्टो अलग बनाऊंगा। दूरी गोल्डी है और कौन? दूरी का ज्यादातर तो आप देखा जाए तो आपका माहौल है। सीएम फेस की वजह से उसी वोट ज्यादा डाले हैं। ਜਿਹੜਾ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਟੀ ਆ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰੇ ਉਹਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। मान कांग्रेस उम्मीदवार गोल्डी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो गोल्डी तंज कस रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता की वजह से मान को क्षेत्र में प्रचार करना पड़ रहा है। पंजाब के लोग हमारे साथ हैं। ये किसको मानते हैं? जिनके घरों से करोड़ों रुपए मिलते हैं, ये उनको मानेंगे क्या? पहली बार हुआ है, आज वो 15 गाँव में गए हुए हैं, कल फिर उनका 15 गाँव का प्रोग्राम है कि
पिछली इलेक्शन में कभी मेंबर पार्लियामेंट में वो 15 गांव में नहीं गए, अभी लगातार 2 दिन पहले लगा के गए, 2 दिन अब। और हमारे सत्कारयोग उनके मदर, उनके सिस्टर, वो रेगुलर कैंपेन पे लगे हुए हैं, तो आप समझ सकते हो कि क्या चल रहा है। धुरी विधानसभा क्षेत्र संगरूर लोकसभा क्षेत्र में आता है। भगवंत मान लगातार 2 बार संगरूर से लोकसभा सांसद चुने गए हैं। इस बार तो वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। जाहिर है धुरी में उनका पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन उनके सामने कांग्रेस के मौजूदा विधायक और युवा नेता दलबीर गोल्डी हैं। दलबीर गोल्डी के काम से भी इलाके के लोग संतुष्ट नजर आते हैं और इसीलिए लोगों के बीच एक बड़ा धर्म संकट है कि अच्छा काम करने वाले विधायक को फिर एक मौका दें या फिर सीएम के चेहरे के तौर पर लड़ रहे भगवंत मान को। लड़ाई तो ज्यादातर अपर हैंड है आम आदमी पार्टी। वे सानू तो बढ़िया टक्कर ही लगती है, काटे की टक्कर है जी में। और अब बात करते हैं नमस्ते भारत में बेटियों के सम्मान की। मंगलवार को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की बेटियों को एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने वायुसेना में महिला फाइटर पायलट को शामिल करने की स्कीम को स्थायी करने का ऐलान किया। ये रिपोर्ट देखिए। नारी शक्ति को सबसे बड़ा सम्मान। अब नभ में नया इतिहास लिखेंगी बेटियां। बालाकोट जैसे हमले को अंजाम देंगी बेटियां। जी हां, जल्द ही आप भारतीय सेना में ऐसी ही महिला पायलटों की पूरी कतार देखेंगे जो न सिर्फ देश की हवाई सीमा की रक्षा करेंगी बल्कि एक इशारे पर दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर देंगी। और ये मुमकिन होगा मोदी सरकार के सबसे साहसिक फैसले से। इस फैसले के मुताबिक वायुसेना में महिलाओं को बतौर फाइटर पायलट शामिल करने के लिए जो ट्रायल चल रहा था उसे परमानेंट मंजूरी दे दी गई है। यानी अब बेटियां भी पुरुषों की तरह हर जरूरी कसौटी पर खरा उतरकर फाइटर प्लेन पायलट बनेंगी। मंगलवार को ट्वीट कर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी दी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलटों की भर्ती के लिए शुरू की गई प्रायोगिक योजना को स्थायी करने का फैसला किया है। ये फैसला भारत की नारी शक्ति की क्षमताओं का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सरकार के इस फैसले से उन लाखों बेटियों के सपनों को पंख लगेंगे जो वायुसेना में भर्ती होकर लड़ाकू जहाज उड़ाने का सपना देखती हैं। आपको बता दें कि वायुसेना ने पहली बार साल 2015 में महिला पायलट को कॉम्बैट रोल देने की शुरुआत की थी। वायुसेना देश का पहला ऐसा बल था जहां महिलाओं को कॉम्बैट रोल दिया था, यानी महिला फाइटर पायलट दुश्मन की सीमा में घुसकर भी ऑपरेशन कर सकती हैं। उससे पहले तक महिलाएं सिर्फ हेलीकॉप्टर या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ही उड़ा सकती थी। आज एयरफोर्स में 16 महिला फाइटर पायलट हैं। इनमें पहली महिला फाइटर अवनी चतुर्वेदी और राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली एकमात्र महिला पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह शामिल हैं। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में शिवांगी सिंह ने अपने हुनर से देश को अचंभित किया था। तो बात चुनाव की कर लेते हैं। चुनाव प्रचार जोरों पर है। चुनावी मौसम में नेता एक दूसरे पर जुबानी तीर चलाने से बाज नहीं आ रहे। मर्यादा ताक कर रखकर कोई किसी की गर्मी उतारने को तैयार है तो कोई चर्बी पिघलाने को अपनी शान समझ रहा है। जुबानी जंग पर छिड़ी महाभारत की पूरी कहानी देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में बह रही चुनावी बयार है। प्रचार के नाम पर जुबानी तकरार है। कोई किसी की गर्मी निकालने को बेकरार है। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी। किसी को चर्बी निकालने की दरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। तो कोई बहती गंगा में हाथ धोने को तैयार है। बीजेपी की गर्मी निकल गई जब 3 किसान कानून को वापस लेना पड़ा। कोई यूपी में हिंदू गर्मी से बेहाल है। इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्मी मचाई उन्होंने।
चुनावी मौसम में वोटरों को लुभाने के लिए नेता किसी भी तरह के बयान देने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। चर्बी उतारने का ये बयान आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मथुरा में दिया। ये बयान योगी की गर्मी निकालने के बयान के जवाब में आया है। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत सिमरा बना देता हूँ। इसी जुबानी जंग में यूपी में अपनी जमीन तलाशते AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े। बीजेपी की गर्मी निकल गई जब 3 किसान कानून को वापस लेना पड़ा। असदुद्दीन ओवैसी इतने पर ही नहीं रुके और पलटवार करते हुए कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी पर ताना मार दिया। बीजेपी की पूरी हवा निकल गई जब कोविड में लाशें पानी पर तीर रही थी। चुनाव के दौरान बदजुबानी का सिलसिला लगातार जारी है। मेरठ की शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी के बोल भी बिगड़ गए। रफीक अंसारी यूपी की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों, पहले भी मेरठ से ही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदिल चौधरी भी एक समुदाय विशेष से बदला लेने की बात कहते हुए नजर आए थे। तो वहीं मेरठ से कांग्रेस के उम्मीदवार रंजन शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार कमल दत्त शर्मा पर विवादित बयान देते नजर आए। जा नहीं पाया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे कि कैसे होता है, कैसे होते हैं। मेरे भाइयों, लड़ाई छोटी सी नहीं है। सारे इलाके में, हिंदू इलाकों में आप जाकर देख लिए, भाजपा का जितने भी नेता हैं सब अंदर बड़े हुए हैं, जाकर देख लीजिए। जो कमल दत्त है उसकी कमर तो मैंने खोद दिया, मट्टी डालने का काम आपको करना है। सवाल उठता है कि सत्ता का सुख भोगने के लिए चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे पर कीचड़ उछालना जरूरी है। क्या चुनाव प्रचार के बीच में जुबानी जंग मर्यादा के अंदर रहकर नहीं की जा सकती? और आइए अब बात लखनऊ की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सियासी सस्पेंस खत्म हो चुका है। एसपी के बाद बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और दोनों की सूची में ही चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। कट गया राज्य मंत्री स्वाति सिंह का पत्ता। रीता बहुगुणा जोशी का इमोशनल कार्ड भी नहीं चला। अपर्णा यादव को भी नहीं मिला टिकट। एसपी के बाद बीजेपी ने भी लखनऊ के उम्मीदवारों से चौंकाया है। सियासत के समीकरण में नाराजगी की परवाह किए बिना नया दांव खेल दिया है। सबसे पहले बात सरोजनी नगर सीट की। कहते हैं बिल्लियों के झगड़े में रोटी बंदर ले जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है सरोजनी नगर सीट पर, जहां पति दयाशंकर सिंह और पत्नी स्वाति सिंह दोनों टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन दोनों का पत्ता कट गया और टिकट मिला ईडी के पूर्व डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को। राजेश्वर सिंह लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह के पति हैं। राजेश्वर सिंह को वीआरएस मिलने के 24 घंटों के अंदर बीजेपी से विधानसभा चुनाव का टिकट मिल गया। स्वाति सिंह मिनिस्टर थी, सिटिंग विधायक थी, उनका टिकट काट के आप पर पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वो पार्टी की वरिष्ठ नेता है, ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी सबसे बड़ी होती है, व्यक्ति से बड़ी पार्टी होती है, और जो पार्टी का निर्णय है वो सबको मान्य रहेगा। इस सीट पर एसपी ने अब तक अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। और समाजवादी पार्टी जानती है लाल रंग खतरे का निशान होता है। उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी बहुत ही खतरनाक रास्ते अपनाती है।
तीखे बयानों के लिए मशहूर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की सीट बदलकर उन्हें लखनऊ कैंट से उतार दिया गया है। बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट माने जाने वाली सीट पर कई दावेदारियां थी। सांसद रीता बहुगुणा जोशी सीट को बेटे मयंक जोशी के लिए मांग रही थी। वहीं मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव के नाम की भी चर्चा थी, पर बीजेपी ने नया ही दांव चल दिया। माना जा रहा है कि सीट पर ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए ये फैसला किया गया है। इस सीट से एसपी ने सभासद रहे राजू गांधी को उतारा है। इस सीट पर एसपी ने पूजा शुक्ला को उतारकर चौंका दिया था। 4 साल पहले पूजा शुक्ला सीएम योगी आदित्यनाथ को काला झंडा दिखाकर सुर्खियों में आई थी। इस सीट पर पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा का टिकट काटकर पूजा शुक्ला को दिया गया है। वहीं बीजेपी ने पुराने विधायक नीरज बोरा पर ही भरोसा जताया है। एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया तीखे हमलों के लिए जाने जाते हैं। उन्हें लखनऊ से उतारकर एसपी ने अपने हमलों को धार दी है। आईआईएम से पढ़े अनुराग भदौरिया ग्रामीण क्रिकेट लीग कराकर युवाओं में लोकप्रिय हैं, जबकि इस सीट पर बीजेपी ने योगी सरकार में मंत्री आशुतोष टंडन को उतारा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता किसे चौंकाएंगे और किसे जीत का स्वाद चखाएंगे। रेलवे की जिस परीक्षा को लेकर हाल ही में छात्र नाराज थे, उसको लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या हुआ ऐलान और इससे छात्रों का फायदा क्या होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। जून के महीने में मनेगा नौकरी का जश्न। लोग जानना चाहते हैं, युवा जानना चाहते हैं कि कब तक ये जो दोनों सर्विसेज हैं इनका रिक्रूटमेंट हो जाएगा, कितने साल अभी और लग सकते हैं? सालों की बात ही नहीं है, तो महीनों की बात है सिर्फ। 1.5 लाख छात्रों को मिलेगा रेलवे में रोजगार। जैसी कमेटी की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करते हैं, उसके तुरंत बाद में भर्ती का प्रोसेस भी चालू हो जाएगा और कुछ ही महीनों में कंप्लीट करेंगे। जी हां, ठीक सुना आपने। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव परीक्षा विवाद को लेकर जिस जांच कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक उसकी जांच रिपोर्ट 4 मार्च को आ जाएगी और उसके 4 महीने बाद यानी जून में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज और लेवल 1 के सफल परीक्षार्थियों की बहाली शुरू हो जाएगी। देखिए, कमेटी का अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे, उसमें 3 हफ्ते रखे गए हैं रिप्रेजेंटेशंस रिसीव करने के लिए। आज करीब 1 लाख से अधिक रिप्रेजेंटेशंस आ चुके हैं। उन सबका इन पैरेलल, समय नष्ट किए बिना इन पैरेलल उसका इवैल्यूएशन चल रहा है सारे रिप्रेजेंटेशंस का। 3 हफ्ते के बाद में कमेटी को टाइम दिया गया है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपना रिकमेंडेशन दो। उसी टाइम फ्रेम में हम कंप्लीट करेंगे, विश्वास रखिए। भर्तियाँ पूरी हो जाएंगी? नहीं, भर्तियाँ भी मैं कह रहा हूँ कुछ ही महीनों में, तुरंत उसके बाद में भर्तियों का प्रोसेस चालू हो जाएगा। अभी सस्पेंड किया हुआ है। आपको बता दें कि 24 जनवरी को पटना से शुरू हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद रेलवे ने एनटीपीसी और लेवल 1 परीक्षा को स्थगित कर हाई पावर कमेटी के गठन का ऐलान किया था। ये कमेटी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के पहले स्तर की परीक्षा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 के 14-15 जनवरी को घोषित नतीजों की जांच करेगी और उम्मीदवारों की शिकायतें और सुझाव सुने जाएंगे। जिन परीक्षार्थियों को कोई शिकायत है तो वो इस समिति को 16 फरवरी तक अपनी शिकायतें भेज सकते हैं। रिजल्ट में जो शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस है, इसको लेकर के आपके मन में कुछ भ्रांतियां हैं, तो उसके निराकरण के लिए रेलवे प्रतिबद्ध है। हम काफ़ी संवेदनशील हैं इस मुद्दे को लेकर के और आपकी हर बात को हम बिल्कुल धैर्यपूर्वक सुनेंगे। दरअसल रेलवे ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव के वक्त एनटीपीसी के जरिए 35,308 पदों के लिए और ग्रुप डी के लगभग 1,03,000 पोस्ट के लिए आवेदन मंगाया था। रेलवे के मुताबिक इन पदों के लिए करीब 1.25 करोड़ छात्रों ने आवेदन किया था। इसमें से एनटीपीसी परीक्षा के नतीजों का ऐलान पिछले महीने हो चुका है, लेकिन छात्र इसमें गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। वहीं 23 फरवरी 2022 को 2 चरणों में होने वाली ग्रुप डी की परीक्षा की आखिरी तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है, क्योंकि छात्र सिर्फ 1 चरण में एग्जाम कराने की मांग पर अड़े हैं। और आइए अब बात करते हैं बजट की, क्योंकि आज बजट सत्र का है 3रा दिन। आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए 12 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया है। अब दिलचस्प यह है कि इस चर्चा में विपक्ष की तरफ से मोर्चा राहुल गांधी खोलने वाले हैं। संसद में बजट पेश होते ही राहुल गांधी ने किया वार। ये मोदी सरकार का 0 जोड़ का बजट है। नौकरी पेशा, मिडिल क्लास, गरीब और वंचित युवा, किसानों और छोटे उद्योगों के लिए कुछ नहीं है। बात पर जोर देने के लिए
अंग्रेजी के ओ को जीरो में बदलकर ट्वीट किया गया। इसी पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जोर दिया गया। After the budget was presented, we asked ourselves, what has the budget done to address any of these grave challenges? The blunt answer is nothing. राहुल गांधी ने ऐलान किया कि वो भी संसद में बोलने जा रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। राहुल जी क्या कहेंगे, कैसा रहा बजट? तो फिलहाल राहुल गांधी ने कहा है कि इस पर संसद में ही देंगे जवाब, अभी कुछ नहीं कहा है। इस ट्वीट के बाद बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मैं समझता हूँ बजट समझने के लिए समझदारी तो चाहिए। उनको आंकड़े देखने नहीं आते हैं, इससे उनको जीरो सम दिखता है। और बजट को बिना देखे और पहले ही टिप्पणी कर दिया जाए तो उनकी आदत हो सकती है। अगर आप बजट को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से जो मोदी जी ने कहा है कि हम अमृत काल में इस देश को 100 साल में क्या इस देश की स्थिति बनेगी, उसको ध्यान में रख करके इस बजट को कहिए कि नींव डाला गया है। ट्वीट तो छोटा था, लेकिन आज राहुल गांधी के पास अपनी बात कहने का मौका होगा। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। चर्चा के लिए 12 घंटे का वक्त तय किया गया है। चर्चा की शुरुआत बीजेपी नेता हरीश द्विवेदी करेंगे, जबकि विपक्ष की तरफ से सबसे पहले राहुल गांधी बोलेंगे। कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि वो पेगासस, चीन, महंगाई, किसान का मुद्दा संसद में उठाएगी। चुनाव में मिडिल क्लास को राहत न मिलने पर भी राहुल बोल सकते हैं। इन मुद्दों की झलक आज राहुल के भाषण में रह सकती है। बहस की समाप्ति पर पीएम मोदी चर्चा का जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए धन्यवाद प्रस्ताव पर तीखी बहस होना तय माना जा रहा है। तो वही देखिए, बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ और कल संसद में बजट रखा गया। आज से राज्यसभा और लोकसभा में अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाएगा और फिर इस पर होगी चर्चा। लेकिन आज संसद शिफ्ट में चलेगी। क्या रहेगा वक्त, क्या नई शिफ्ट है, वो आपको हम बता दें। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 10 बजे से 3 बजे तक चलेगी और लोकसभा की कार्यवाही की बात करें तो शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। कोरोना काल के चलते 2 शिफ्ट्स में संसद चलाई जाएगी। दोनों सदन 5-5 घंटे का काम करेंगे और बजट सत्र का पहला चरण 11 फरवरी तक है। बजट सत्र का दूसरा दिन 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। तो ये पूरा शेड्यूल हमने आपको बताया। कोरोना की वजह से अब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2 शिफ्ट्स में चलेंगी। टाइम टेबल तो आपने जान लिया। बजट आया तो सियासत भी तेज हो गई है। इस पर नजर पड़ी है कार्टूनिस्ट इरफान की। क्या किया है व्यंग्य, देखिए। कल बजट का दिन था, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। आप चौंक गए ना? मैं बताता हूं आपको। हुआ यूं कि कल अचानक ही कांग्रेस ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के खिलाफ अपने उम्मीदवारों को विड्रॉ कर लिया। जहां बीजेपी अपना सबका विकास वाला बजट पेश कर रही थी, वहीं कांग्रेस सबका साथ वाला बजट बनाने में जुट गई है। अब देखना यह है कि सबका विश्वास किसके साथ होगा। यूपी में चुनाव जोरों पर है। पहले चरण की वोटिंग भी जल्द होने वाली है। ऐसे में आज का दिन यूपी में सियासी हलचल से भरा रहने वाला है। आज मायावती पहली बार प्रचार पर निकल रही है। कौन दिग्गज कहां दम लगा रहा है, देखिए रिपोर्ट। आज से चुनावी मैदान में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की एंट्री। शाह योगी भी पश्चिमी यूपी में दम दिखा रहे हैं। अखिलेश जयंत की जोड़ी रथ पर होगी साथ। यूपी में चुनावी महासमर जारी है। इसी महासमर में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की एंट्री होने जा रही है। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने ट्वीट कर जानकारी दी है। अवगत कराना है कि दिनांक 2 फरवरी 2022 को बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बहन कुमारी मायावती जी आगरा में कोविड नियमों का पालन करते हुए जनसभा को संबोधित करेंगी।
मायावती दोपहर 1 बजे आगरा में रैली करेंगी। बीएसपी के वोटरों को साइलेंट वोटर माना जाता है और ऐसे में मायावती की यूपी में पहली चुनावी रैली पर देश की निगाहें हैं। देश के गृह मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह दोपहर 12 बजे अलीगढ़ के अतरौली में जनसभा करेंगे। इसके बाद बदायूं में चुनाव प्रचार में जुटेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बुलंदशहर और मथुरा में चुनाव प्रचार करेंगे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यूपी के लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में प्रचार करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी एक साथ में रथ यात्रा निकालेंगे। रथ यात्रा शामली से शुरू होकर गाजियाबाद तक जाएगी। पश्चिमी यूपी में कुल 136 सीट आती है, जिनमें से अधिकांश में पहले 2 चरणों में वोटिंग हो जाएगी। पहले चरण की 58 सीटों के लिए 10 फरवरी को वोटिंग होनी है, जबकि दूसरे चरण की 55 सीटों के लिए 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। पिछली बार बीजेपी इसमें 109 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं और इसलिए बीजेपी यहां ज्यादा दम लगा रही है। तो देखिए, पंजाब में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सिद्धू को घर में घेरने के लिए अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। क्या है वो फैसला और इससे कैसे बढ़ जाएंगी अब सिद्धू की मुश्किलें, इस रिपोर्ट में देखिए। मजीठिया को सिद्धू का चैलेंज। इन्ना ही दम है ते इन्ना ही भरोसा है लोगों के उत्ते, फिर छड्ड मजीठा ते आ कल्ला लड़। और अब सिद्धू को मजीठिया का जवाब। अपने कर्तव्य को निभाने और लोगों के मन में शंका को दूर करने के लिए मैंने सिर्फ अमृतसर ईस्ट से विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब मजीठा सीट से मेरी पत्नी गनीव कौर चुनाव लड़ेंगी। इस ऐलान के साथ मजीठिया ने एक बार फिर सिद्धू को निशाने पर लिया। ये चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू के अहंकार को तोड़ने का चुनाव है। मैं उसे लोगों का सम्मान करना सिखाऊंगा। आप देखेंगे कि वो लोगों से प्यार करने लगेगा, बड़ों का सम्मान करना सीखेगा और हवा में बयानबाजी करना बंद कर देगा। विक्रम सिंह मजीठिया ने अपने ट्वीट में जिस मजीठा सीट का जिक्र किया है, वहां से लगातार तीसरी बार विधायक हैं। सिद्धू की तरफ से चुनौती मिलने के बाद सोमवार को इन्होंने मजीठा से अपना नामांकन वापस लेकर पत्नी गनीव कौर को पहली बार चुनाव मैदान में उतार दिया। इस दांव से विक्रम सिंह मजीठिया ने 2 निशाने साधे। पहला, पत्नी की राजनीति में एंट्री करा दी और दूसरा, अमृतसर ईस्ट से वोटरों को ये भरोसा दिला दिया कि अब अमृतसर ही उनकी नई कर्मभूमि होगी। अब तो एक रास्ता रह गया, यहाँ से 20 किलोमीटर पार पाकिस्तान का बॉर्डर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी एक है, उधर जाके उसका प्रधान बन जाओ। इमरान खान शायद पाकिस्तान पंजाब को आपको मुख्यमंत्री बना दे, यहाँ के लोगों के तो मुंह नहीं लगाना। शहर अमन चाहता, बिजनेस चाहता है, शहर भ्रम ते सहम नहीं चाहता, गुंडागर्दी नहीं चाहता। सिद्धू और मजीठिया के बीच इस दिलचस्प टक्कर से अमृतसर ईस्ट की सीट पंजाब की सबसे हॉट सीट बन गई है, जिसमें सिद्धू अपना किला बचाने की कोशिश करेंगे तो ड्रग्स केस में फंसे मजीठिया अपने मान की लड़ाई लड़ेंगे। 2017 में नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते तो 2012 में नवजोत कौर यानी सिद्धू की पत्नी बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीती। दिलचस्प बात यह है कि अब तक न तो सिद्धू कभी चुनाव हारे हैं और न ही माझे का जनरल नाम से मशहूर मजीठिया कोई चुनाव हारे हैं। ऐसे में इस लड़ाई में जो जीतेगा उसका कद बढ़ जाएगा और जो हारेगा उसका सियासी गणित गड़बड़ा जाएगा। और अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने पहले बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ने का मन बनाया था। लगता है अब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की देखा देखी अपना मन बदल लिया है। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान है। सवाल है कि क्या कांग्रेस ने आते आते बहुत देर कर दी। पंजाब में कांग्रेस चली आपकी राह। सीएम चेहरे के लिए जनता से मांगा सुझाव। आम आदमी पार्टी की तर्ज पर कांग्रेस को ये रायशुमारी इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि सिद्धू ने जालंधर की रैली में राहुल गांधी के सामने सीएम चेहरे के ऐलान करने की मांग कर दी थी और अपना दावा भी ठोक दिया है। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੂ, ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਓਗੇ, ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਓਗੇ, ਬੋਲੋ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਊ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 सीटां ਦੇ ਨਾਲ कांग्रेस की सरकार बनेगी साहब। चीफ मिनिस्टर का निर्णय आपके लिए ले लेंगे। कैसे लेंगे? अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर।
अब चूंकि कैप्टन की जगह चन्नी को सीएम बनाकर कांग्रेस ने पंजाब में दलित कार्ड खेला है और पार्टी सिद्धू की नाराजगी भी मोल नहीं लेना चाहती, इसलिए बीच का रास्ता निकालते हुए फोन कॉल अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत पार्टी पंजाब के लोगों को फोन कर सीएम चेहरे के लिए उनके मनपसंद उम्मीदवार के बारे में पूछेगी। इसके लिए पार्टी ने 3 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, दूसरा नवजोत सिंह सिद्धू और तीसरा बिना चेहरे के चुनाव लड़ना। कांग्रेस पार्टी को पंजाब में कौन लीड करेगा? और दोनों ने मुझे आश्वासन दिया 2 लोग तो लीड नहीं कर सकते, एक ही व्यक्ति लीड करेगा। और दोनों ने मुझे कहा जो भी लीड करेगा कसम खा के दूसरा व्यक्ति अपना पूरा दम, अपनी पूरी शक्ति उसकी मदद करने में लगा देगा। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने जनता से सीएम चेहरे के लिए सुझाव मांगा था और फिर 21 लाख वोटरों की राय को मानते हुए भगवंत मान को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। पंजाब में 20 फरवरी को वोटिंग है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 2017 की तरह ही वोटिंग से सिर्फ 10 दिन पहले यानी 10 मार्च को मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। ये फैसला कांग्रेस के लिए कितना सही साबित होगा, इसका पता तो 10 मार्च को ही चल जाएगा। अभी तो यही कहा जा सकता है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।